अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कराची में सिंध असेंबली के सामने जमात इस्लामी का धरना 19 रोज से जारी है। शुरका का मुतालबा है कि सिंध के बल्दियाती निजाम में तरमीम इनसे मुशावरत के बाद की जाएं, वरना ये धरना जारी रहेगा। सिंध के बल्दियाती निजाम के कानून को लेकर तनाजा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पीपल्स पार्टी ने 10 दिसंबर 2021 को अपोजिशन के भरपूर एहतजाज के बावजूद मुकामी हुकूमतों का तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया और इस तरह हुकूमत सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 वजूद में आया, जिसकी मंजूरी पहले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने नहीं दी और वापस सिंध असेंबली को भेज दिया गया। अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि तरमीमी बिल 2021 सिंध के शहरी इलाकों से इख्तियारात छीन लेता है। बल्दियाती ये जो ब्लैक लॉ, काला कानून जो ये लेके आए हैं, जिसको ना कभी असेंबली में डिबेट हुआ, ना इसके ऊपर कभी कोई कमेटी में डिस्कशन हुई। बात करते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर 18th अमेंडमेंट के बाद इख्तियार सारे सीएम साहब ने अपने हाथ में रख लिए। ये तो इतना सफेद झूठ बोलते हैं, ये वादा करके मुकर जाते हैं। ये हमें जमहूरियत का सबक 18वीं तरमीम के साथ सिखाते आए। इनसे बड़ा जमहूरियत का डाकू है ही नहीं पाकिस्तान में, इससे बड़े मुनाफिक ही कोई नहीं है। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ बेबी जरदारी, 27 तारीख को मैं गोटकी से मार्च कर रहा हूँ कराची तक। पूरे सिंध के लोग मैं लेके आ रहा हूँ कराची। और नाज़रीन, आपको मालूम है कि 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एहतजाज जो है, अपना लॉन्ग मार्च जो है, उसका ऐलान किया हुआ है। मगर इस वक्त एहतजाज में सिंध के अंदर जमात इस्लामी पेश है, लेकिन MQM, पाक सरजमीन पार्टी, तहरीक इंसाफ और GDA ने जगह जगह एहतजाज किया हुआ है और इस कानून को काला कानून का नाम दे रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है और कुछ मुतालबात मानने का दावा भी किया है। क्या कहा है सईद गनी साहब ने, आइए आपको दिखाते हैं। सवाल ये है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा में भी वो कानून नहीं है जिसका मुतालबा आप यहाँ कर रहे हैं, पंजाब में भी नहीं है जिसका मुतालबा आप यहाँ कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी नहीं है जिसका मुतालबा आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी नहीं है जिसका मुतालबा आप यहाँ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सूबा सिंध और खासतौर पर कराची के अंदर ये ड्रामा क्यों हो रहा है? जो IMF के कहने पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनके पास गिरवी रख दिया है, उससे अवाम की तवज्जो ये हटाना चाहते हैं। चीजें अगर बेहतर कर रहे हैं, उस पर क्या पहले एतराज था कि ओपन होना चाहिए मेयर का इलेक्शन और टाउन के चेयरमैन का। हमने मान ली, तुम्हारी बात कर लिया, गवर्नर साहब ने फरमाया, हमने कर दिया। उन्होंने कहा जी बाहर से किसी को उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, हमने मान लिया आपकी बात। आपने कहा कि जी शेड्यूल की अमेंडमेंट जो है वो कैबिनेट के पास नहीं होनी चाहिए, असेंबली के पास होनी चाहिए, हमने मान लिया। आपने कहा कि इनकी जो मुद्दत है वो फलाना से शुरू होनी चाहिए, फलाना से नहीं होनी चाहिए, हमने मान लिया। जो चीजें गवर्नर सिंध ने इनकी मुशावरत के बाद असेंबली को भेजी ऑब्जर्वेशंस, उनमें से अक्सरियत हमने मान ली। अब अगर कानून को अच्छा करने के बाद भी इनको एतराजात हैं और बड़ी अजीब अजीब बातें कभी कहते हैं कि जी ये जो तरानी में वापस ले, मैं तो कहता हूँ वापस ले लेनी चाहिए, ठीक है, पुराने पे आ जाओ। अगर इस पर तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें तकलीफ है, तो पुराने दो इस पर तो पहले इलेक्शन लड़ चुके हो, हमें तो उस पर भी कोई एतराज नहीं है। नाज़रीन, सिंध की आबादी अब 5 करोड़ के लगभग है, जबकि सिंध के दिल कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख तक जा पहुंची है। इस शहर में अक्सरियत के पास पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं, कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं और अगर इस अहम कानून पर कोई इत्तेफाक राय ना हुआ तो इस सूबे बिलखसूस इस शहर के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम रहेंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेफाक राय की फिजा हमवार कर पाएगी या नहीं? इसी हवाले से हमने दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला रजा साहिबा को, जो साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली रह चुकी हैं और एक सीनियर लीडर हैं सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अब्दुल रशीद साहब, जो जिला जनूबी के अमीर भी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और MQM से हमें ज्वाइन MQM पाकिस्तान से रेहान हाशमी साहब, जो साबिक MNA रह चुके हैं और जल्द ही हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कोई ज्वाइन करेगा। हमारे सबसे पहले शैला रजा साहिबा, जो मुतालबात किए गए हैं उसके अंदर कुछ मुतालबात हमें बताए जा रहे हैं कि जी मान लिए गए हैं, जिसके अंदर ये भी है कि जी बराह रास्त सीक्रेट बैलेट नहीं मगर ओपन बैलेट के तहत जो है मेयर का इलेक्शन होगा। तो अब कौन से स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं जिसकी वजह से एहतजाज हो रहा है? थैंक यू मुनीज़े। देखिए,
دو طریقے سے آپ مطالبات رکھتے ہیں. ایک بل پیش ہونے سے پہلے جو مشاورتی طریقہ ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ سینسس جو ہوا ہے اور جس میں سندھ کی آبادی کو اور خاص طور پر سندھ کے اندر کراچی کی آبادی کو انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہے, MQM اس پر بات کرے گی, لیکن جب وہ 32-32 بل پاس ہوئے تو وہ پاس کرا دیا گیا اور MQM نے کچھ نہیں بولا. جماعت اسلامی نے بھی کہیں طرح سے اپنی آواز نہیں اٹھائی. تو 17 نومبر کو وہ پاس ہوئے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا, جس کو CM صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ بات نہیں آنی چاہیے تھی کہ آپ بل بنائیں ورنہ ہم بنا لیں گے, آپ لا لے کر آئیں. تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے مختلف پارٹیز کو خط لکھ دیا تھا جس کا اقرار نون لیگ نے کر لیا, باقی لوگوں نے نہیں کیا. بلکہ نون لیگ نے یہاں تک کہا کہ اچھا قانون ہے, ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے جو آپ نے سجیشنز مانگی تھیں اس پہ ہم نے غور نہیں کیا. اچھا, اب بات آتی ہے یہ کہ وہ پہلا بل پیش ہوا 26 نومبر کو اور گورنر صاحب کے پاس چلا گیا. اس کے بعد گورنر صاحب نے مختلف اس میں باتیں کی, جس میں پہلی بات تو یہی تھی کہ ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ڈیزالو کیے جائیں. MQM کی بھی خواہش تھی, ہم نے ڈسٹرکٹ ڈیزالو کر کے ٹاؤن سسٹم لائے. پھر جیسے کہا کہ وہ بلدیاتی کونسل کا ممبر ہونا چاہیے میئر, جبکہ نعمت اللہ خان ہو, مصطفیٰ کمال ہو, کنور خالد یونس ہو, جو بھی ہوئے یہ کونسل کے ممبر نہیں تھے. آئین میں یہ ہے کہ سیکرٹ جو ہے سیکرٹ ووٹ ہو میئر کے لیے انتخاب کا طریقہ, لیکن انہوں نے کہا کہ شو آف ہینڈ ہو, ہم نے وہ بھی کر دیا گیا. ہم نے ایک شیڈیول بھی ڈالا, تھوڑا سا کہیں نہ کہیں امپلیمنٹیشن کے وقت لکوناز آ جاتے ہیں, تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ کیبنٹ کو یہ دے دیں تاکہ وہ صحیح کر لے. تو انہوں نے کہا نہیں, اس کو بھی آپ اسمبلی میں لائیں تو جب وہ صحیح ہوگا. ہم نے وہ بھی دے دیا. اب اس کے علاوہ پہلے جو تھا وہ پراپرٹی ٹیکس کلیکشن کا جو اختیار تھا وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا, لیکن ہم نے اس بل میں دیا. اس کے علاوہ بہت سارے ٹیکسز, بریجز کے, ایڈورٹائزمنٹ کے, شادی ہال کے. رضا صاحبہ دیکھیے, وہ کہتے ہیں صحت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے کچھ ہسپتال آپ نے لوکل گورنمنٹ سے نکال کے پروونشل گورنمنٹ میں ڈال دیے, پھر کچھ سکولز جو ہیں آپ نے لوکل گورنمنٹ سے نکال کے پروونشل گورنمنٹ کے اختیار میں ڈال دیے. وہ کہتے ہیں صحت اور تعلیم, ادھر دو جگہوں پہ آپ نے ہمارے جو اختیارات ہیں ہم سے لے لیے, اور ہمارے پاس اب صرف یہی اختیار ہے کہ جو پبلک ٹوائلٹس ہے اس کی صفائی ہم کر سکیں گے. ایسی بات نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کریں گے. میئر جو ہے وہ واٹر بورڈ کا اپنا قانون ہے, لیکن ہم نے میئر کو واٹر بورڈ کا چیئرپرسن بنایا ہے. سالڈ ویسٹ کا بھی قانون ہے, لیکن میئر کو اس کا بھی چیئرپرسن بنایا ہے. آپ نے بااختیار کیا ہے میئر کو. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گئی, آؤں گی آپ کی جانب پھر سے. جی نہیں, آپ کی بات کو میں صحیح کہتے ہوئے یہ کہہ رہی ہوں کہ ہاں یہ اختیار جو KMC کے اسکولز تھے اور ہاسپٹلز تھے ان کو واپس لیا گیا ہے, کیونکہ ان کا بہت برا حال تھا. اس کی وجوہات بھی ہیں, میں اس کو جیسے جیسے آپ کہیں گی میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. جیسے میں آپ کی جانب آؤں گی. عبدالرشید صاحب, جس طرح کے شیلا رضا صاحبہ نے بڑی تفصیلاً اپنی بات سامنے رکھی, انہوں نے کہا کہ ہم نے مشاورت بھی کی, بلکہ ہم نے مشاورت کے بعد جو آپ کے کچھ مطالبات تھے ان کے پر ہم پورے بھی اترے, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے یہ جاری رہا ہے. تو اب آپ کے کون سے ایسے مطالبات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ مانے اور اس کے بعد ہی دھرنے ختم ہوں گے؟ بہت شکریہ. ہمارا دھرنا الحمدللہ 19ویں رات کو داخل ہو چکا ہے, اور محترمہ شیلا رضا ہماری بہن ہے اور بہت احترام ان کا کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت کو ڈیفنس کرنے میں غلط بیانیوں سے کام نہیں لینا چاہیے. مشاورتی عمل کے اندر جتنا کچھ شامل تھا اس کی آواز آ رہی ہے, ٹاؤن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. کسی کی آواز. جی عبدالرشید صاحب, میرا خیال ہے دھرنے کے قریب ہی بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے کافی بیک گراؤنڈ نوائز ہے. اب ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑا سا اونچا بولیں. جی آپ کو آواز آئے گی, آپ کو آواز آئے گی. میں کہہ رہا تھا کہ شیلا رضا صاحبہ جو ہے وہ ان کا احترام کرتا ہوں,
اور ان کی ظاہر سی بات ہے ذمہ داری ہے کہ حکومت کے اس کالے قانون کو ڈیفینڈ کریں اور وہ اپنی ذمہ داری کو بہت احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں. اس وقت کالے قانون کو جو پیش کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منتخب بلدیاتی نمائندے, چاہے یونین کمیٹی یا ٹاؤن کمیٹی کا چیئرمین ہو یا میٹروپولیٹن کا میئر, اس کی حیثیت صرف ایک کمپلینر کی رہ گئی ہے کہ اگر اس کو محکمہ تعلیم سے متعلق کچھ اقدام اٹھانا ہوگا تو محکمہ تعلیم سے ان کو ایک خط لکھ دے گا. اگر اس کو ہیلتھ کے حوالے سے کوئی اقدام اٹھانا پڑے یا اس کی ضروریات شہر کے لوگوں کے ہوں تو وہ ہیلتھ منسٹر کو یا ہیلتھ کے محکمے کو جو ہے وہ ایک خط لکھ دے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جمہوریت کی اقدار کے بھی خلاف ہے. اس وقت ہمارا مطالبہ قانون کے مطابق ہے. دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس کو جو ہے مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ تو اگر دیکھیں چونکہ عام لوگ بھی اور خاص طور پہ کراچی کے لوگ آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو شور بہت ہے, میں تو ریکویسٹ کروں گی کہ اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اپنی پوزیشن بھی چینج کریں تاکہ آپ کی آواز صاف آئے, مگر تاکہ لوگوں کو یہ آپ کی بات صاف سمجھ میں آ جائے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو میئر ہے اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں, وہ ایک کمپلینر بن گیا ہے, اور شاید اسی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈیز وہ اس طریقے سے مؤثر طریقے سے افیکٹو طریقے سے نہیں چلا پائے گا. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بلدیاتی منتخب نمائندے جو ہوں گے وہ صرف کمپلینر کی حیثیت سے ہوں گے. ہم تو مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جی ان کو جو بنیادی اختیارات ایک میئر کو شہر کو چلانے کے لیے دینے چاہیے وہ نہیں دے رہے. بالخصوص کون سے اختیارات آپ چاہتے ہیں؟ بالخصوص میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, یہ سندھ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہیں ہے. کراچی کا جب میئر ہوگا اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے تو اس کا چیئرمین تو میئر کو ہونا چاہیے تاکہ معاملات کو درست بھی کر سکے, اس کو ہائر اینڈ فائر کے اختیارات بھی موجود ہوں, بجٹ کو مناسب جگہ پر استعمال بھی کیا جا سکے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی اور کے بی سی کو ختم کر دیا. انہوں نے جو ہے وہ شہر کے اندر ٹرانسپورٹ نہیں ہے اس وقت, یعنی یہ تو 14 سال سے مستقل اقتدار میں. اگر اتنے اچھے ہوتے اور ان کی اچھی گورنرز ہوتی تو آج شہر کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا نظام موجود ہوتا. آپ کی بات کراچی کے لوگوں کے لیے چنگچیاں صاف ہو گئی اور بات سمجھ میں آ گئی. ریحان ہاشمی صاحب, جس طرح کے یہاں پہ سعید عبدالرشید صاحب بات کر رہے تھے کہ جی میئر کے پاس اختیارات ہی اگر نہیں ہوں گے, اور اگر انہوں نے جس طرح کا ایک ایگزامپل بھی دیا کہ آپ ویسٹ کلیکشن کو سینٹرلائز کر دیں گے, پروونس کے پاس لے جائیں گے, صوبے کے پاس لے جائیں گے, تو اس طریقے کی افیکٹو گورننس آپ نہیں کر پائیں گے کراچی میں اور سندھ میں. کیا یہی ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے؟ مگر جو شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں اس کا بھی جواب دے دیجئے کہ یہ بات آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں اٹھائی سینسس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلے تو مختصر سی بات یہ کر دوں کہ ایم کیو ایم سالہ سال سے یہ بات کرتی ہوئی آ رہی ہے, خاص طور پر میئر کراچی, سابق میئر کراچی وسیم اختر صاحب ہیمرنگ کرتے رہے کہ بے اختیار میئر, وسائل کی عدم دستیابی, محکموں کا نہ ملنا, اور کم از کم آج یہ ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ شعور رکھتی ہیں بھرپور طریقے سے کراچی جو کہ اکنامک ہب ہے پاکستان کا, اس کے حقوق کے لیے, جہاں پر تمام لسان زبان کے لوگ رہتے ہیں, ان کو بلدیاتی سہولت فراہم کرنے کے لیے جو استحصال کیا گیا ہے اور جو ہوتا آ رہا ہے, جو میئر کراچی کی کہتے آ رہے تھے, جو ایم کیو ایم کہتی آ رہی تھی سالہ سال سے, اس پر یک زبان ہے. آج اگر پروونشل فائنانس کمیشن کے اربوں روپے سندھ حکومت نے سندھ کو بالخصوص کراچی کے ڈسٹرکٹس کو نہیں دیے, جو کہ واجب الادا رقم ہے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کہتے ہیں کہ ہم این ایف سی پورا کرتے ہیں, دیتے ہیں, مگر اس کو نیچے نہیں دیا جاتا. اربوں روپے واجب الادا ہیں. آج تمام جماعتیں اس بات کو مانتی ہیں. آپ بین الاقوامی سٹینڈرڈ لے لیں یا کم سے کم ترقی پذیر ممالک کے سٹینڈرڈز کو ہی دیکھ لیں کہ جہاں پر وہ بلدیاتی ادارے کیا ہونے چاہیے. کیا سالڈ ویسٹ یعنی کہ کچرا اٹھانا بلدیاتی کام نہیں ہے؟ کیا ماسٹر پلان, بلڈنگ کنٹرول, واٹر اینڈ سیوریج یہ بلدیاتی کام نہیں ہے کیا؟ یہاں تک کہ دیگر ممالک میں تو ٹرانسپورٹیشن سے لے کر ریونیو جنریشن سے لے کر آپ
आपके दीगर काम भी बल्दियात में आते हैं। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, मैं मुख्तसर मैं आ रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ, कोई भी इनमें से कोई इदारा जो है 2013 के कानून के मुताबिक भी नहीं था, और अगर ये कह रहे हैं कि 2013 से बेहतर किया है तो 2013 में क्यों नहीं किया था सही? आपने को चेयरमैन बना दिया। को चेयरमैन बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि को चेयरमैन क्या सिर्फ कंप्लेनर है? तो मेरा ख्याल है कि आपसे नहीं, मगर देखिए वो ये भी कह रहे हैं रेहान हाशमी साहब, वो ये भी कह रहे हैं सईद गनी साहब कि ठीक है, अगर आपने पुराने कानून के तहत इलेक्शन लड़ना है तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। कितने सीरियस है ये स्टेटमेंट, ये पूछेंगे। मगर लालचंद मली साहब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद मली साहब। जो बात हो रही है बल्दियाती कानून की, जो अभी जिसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ उसके बाद एहतजाज और मुजाहरों का जो सिलसिला जारी है, आज फैसल सब्जवारी ने सेनेट के अंदर इस हवाले से एक रेजोल्यूशन भी पास की है। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसको सपोर्ट करेगी कि जी अगर बल्दियाती इंतखाबात होने हैं तो उनको फिर 90 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्स्ट लोकल बॉडीज? आपको तो अलग रूप बताना चाहता हूं। देखें कि पीपल्स पार्टी कभी भी इसकी सपोर्ट में नहीं रही है कि सिंध में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम राइज हो। पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम है उसकी बड़ी प्रोपोनेंट है, उसके बड़े एडवोकेट करती है, उसका जिक्र करती है, लेकिन 18वीं तरमीम जो है 2012 में पास हुई, 10 साल गुजर गए हैं। इस पीपल्स पार्टी 2008 से सिंध में हुकूमत भी कर रही है, लेकिन उन्हें एक बार भी ये नहीं सोचा कि सूबे से भी इख्तियार नीचे जाने चाहिए और निचली सतह तक जाना चाहिए। आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको फिर से हम डायल करें ताकि बात साफ हो जाए। मगर जो आपने बात कही है शैला रजा साहिबा, आपने तो सुन ली होगी। उन्होंने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी ये चाहती ही नहीं है कि बल्दियाती सतह के ऊपर इख्तियारात जाएं। अब जो दो मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, रेहान हाशमी साहब और अब्दुल रशीद साहब, ये कहते हैं कि आपने मेयर को महज एक कंप्लेनर बना दिया है, और जब आप इख्तियारात नहीं देते वेस्ट मैनेजमेंट के भी लोकल बॉडीज को, तो फिर वो सही तरीके से कैसे वहां पे लोकल गवर्नमेंट लॉज के तहत जो है गवर्नेंस बेहतर कर सकेंगे? देखिए 30 साल से 2 मुसलसल इख्तियार अफगानी साहब के थे, फिर नेमतुल्लाह खान साहब भी रहे, और बाकी सारे जो हैं वो जो है MQM के पास रहे। में एक दूसरे के अपोनेंट रहे हैं ये, और दोनों एक दूसरे की बुराई करेंगे कि जो स्कूल्स थे, जो हॉस्पिटल्स थे इनके जमाने में कैसे चल रहे थे। सोबराज जैसा हॉस्पिटल जो है वो 1 बजे बंद हो जाता था। अब्बासी शहीद का क्या हाल है। तो और जो स्कूल्स हैं उनके उससे बुरे सिस्टम है। कोई एक मॉडल स्कूल अपने जमाने का बता दे। और जो इस वक्त सिंध की सूरत हाल है उसमें कब से पब्लिक सर्विस कमीशन को होल्ड किया हुआ है। हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं हो सकी शायद 2014 से। लोग मर रहे हैं, लोगों की रिटायरमेंट हो रही है, लेकिन जो आपकी बात मुझे समझ में आई है कि अस्पतालों का निजाम और सेहत का निजाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट समझती है कि चूंकि लोकल गवर्नमेंट अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाई, तो अब वो सूबे के पास होना चाहिए। ये बुनियादी तौर पे आपका एक मौक़िफ़ है। लिया है हमने लिया है। और मैं जल्दी जल्दी बात करूंगी क्योंकि टाइम कम होता है। देखिए 1965 से 2 पानी की लाइनें कराची को पानी सर्व कर रही थी। तीसरी लाइन मोहतरमा ने दी, चौथी लाइन दोनों में से किसी ने नहीं दी। दोनों काफी अरसे रहे। और जो बात मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि देखिए फाइनेंशियली ये खुद मुख्तार हो गए। ये लोकल मतलब प्रॉपर्टी टैक्स भी जब खुद कलेक्ट करेंगे और दूसरे टैक्सेस भी, तो उनको खर्च करने का भी इनको इख्तियार है। इसके अलावा ADP अलग इनको मिलेगी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिवाय जमात इस्लामी के जितनी भी पार्टीज हैं सब फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है। इन्होंने कैसे जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट अप्रूव करवा दिए पंजाब के, जहां AC जो है वो मॉनिटरिंग करेगा सारी फाइनेंशियल अफेयर्स की और उसके कहने से एलोकेशन होगी। वहां पे जो है पंजाब हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 3 और 74 है वो, या अगर मैं गलत हूं तो उसे कोई सही कर ले, 74 या 76 या 73 में वो जो है वो आइन के खिलाफ है। अब ये मैं पूछना चाहती हूँ MQM
की जिस दिन ये बिल पास हो रहा था दूसरी दफा, जब गवर्नर ने इसको रिजेक्ट कर दिया, दोबारा आया तो इन सबको अमेंडमेंट डालनी थी। मुझे नहीं मालूम कि उस दिन अब्दुल रशीद साहब थे या नहीं, लेकिन कोई अमेंडमेंट इनकी नहीं पुकारी गई। MQM की कोई अमेंडमेंट नहीं थी, ना ये वहां पे बोले। सिर्फ PTI की एक खातून की 2 अमेंडमेंट थी जिन्हें टेकअप किया गया, वो वहीं खड़ी थी, उन्होंने नहीं उसको टेबल होने दिया। और GDA से आरिफ मुस्तफा जतोई की 2 अमेंडमेंट थी जिन्हें टेकअप किया गया। तो इन्होंने वहां पे क्या किरदार अदा किया? और ये बड़ा अहम सवाल है। चले गए हैं, बस आखिरी बात कर रही हूँ, कोर्ट भी चले गए हैं। हम बिल्कुल रेडी हैं कि जब भी कोई अमेंडमेंट लाए असेंबली में आए हम डिस्कस करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि ये हमें बताएं कि ये निजाम अच्छा है या पंजाब में और KP में जो ये सिस्टम लेकर आए हैं वो अच्छा है। हमारा तो सूबा वाहिद सूबा है जिसने लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी की है। ये बात तो दुरुस्त है, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट ने मुद्दत पूरी की है। पंजाब के अंदर देखें तो वो सस्पेंड रही है वहां पे लोकल गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं। शैला रजा साहिबा, मैंने एक वक्फा लेना है। इस्लामाबाद में जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे वक्फा लेना है। और जो सवाल आपने बुनियादी उठाया है वो ये उठाया है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो लोकल गवर्नमेंट है, बल्दियाती निजाम है, उसको टैक्स कलेक्ट करने के इख्तियारात दिए गए हैं। तो वो ये समझती हैं कि ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। उससे भी बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि अगर जमात इस्लामी चाहे और MQM चाहे तो हम मजीद अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो फिर एहतजाज क्यों जारी है, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सिंध हाई कोर्ट की तरफ रुख क्यों किया गया, ये सब हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा फोकस है लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के ऊपर। सिंध का जो लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल है 2021, हमें इस वक्त खुर्रम शेर जमान साहब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हमें ज्वाइन कर लिया है। और खुर्रम शेर जमान साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शैला रजा साहिबा ने ये सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि देखिए जब अमेंडमेंट की बात आई थी तो तब MQM और जमात इस्लामी नहीं थी, वो तो उनसे पूछेंगे। मगर ये भी उन्होंने बुनियादी सवाल उठाया है कि पंजाब के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया, वो कहती हैं कि जो सिंध के अंदर है उसके अंदर ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट को। अच्छा देखिए, इसमें 2 चीजें हैं ना। अगर लेट्स से कि पंजाब, KP और इस्लामाबाद का जो लोकल बॉडी एक्ट है वो अच्छा नहीं है और अवाम के फायदे का नहीं है, तो आपने क्यों नहीं एहतजाज किया? आपने क्यों नहीं धरने दिए? आपने क्यों नहीं शोर शराबा किया? आप असेंबली में क्यों नहीं लड़े? इसका मतलब कुछ तो ठीक था ना, कि वो एक्सेप्टेबल था कि लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज फराहम करने के मामला थे उसके अंदर कुछ ना कुछ गुंजाइश जरूर होगी। जब भी किसी सियासी जमात ने वहां पे इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब मेरा सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये है, मगर खुर्रम साहब कता कलामी माफ, पंजाब के अंदर तो 1.5 साल तक आपका जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो सस्पेंड रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो है वो बहाल किया गया, अदालतों की वजह से। उसकी वजह यही थी जी, उसकी वजह यही थी कि वो एक निजाम ऐसा था कि जिसके जरिए अवाम को डिलीवरी मिल नहीं सक रही थी। अब मैं आपसे सिंध के बारे में बात कर लेता हूं ना। अब आप देखें कि सिंध के अंदर जो कानून लेकर आए हैं, इस कानून के जरिए जो मेयर आएगा आपका, उसके पास बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है नहीं होगी, उसके अंदर जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है वो नहीं होगा, उसके अंदर जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है वो उसके अंदर जी, इसके ऊपर सैयद अब्दुल रशीद साहब बात कर चुके हैं। मेयर के इख्तियारात के ऊपर बात हुई है जी। आपका सवाल क्या है मुझसे? मेयर के अलावा आपको क्या तहफ्फुजात हैं इस एक्ट को लेकर? तो यही तो मैं आपसे बता रहा हूं, आपने मुझे टोक दिया कि देखें आपका जो मेयर आएगा वो ना तो फाइनेंशियली एम्पावर्ड होगा, ना वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड होगा, ना उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगे। सवाल ये है कि ये जो मेयर आएगा इसके पास वसाइल कहां से आएंगे? अगर उसने सड़कें बनानी है, अगर उसने पार्क्स बनाने हैं, अगर उसने स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने हैं, अगर उसने अवाम के मसाइल हल करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज करनी है या कुछ उसने डेवलपमेंट स्कीम्स लेकर आनी है, वो कहां से लेकर आएगा? शैला रजा साहिबा कह रही थी कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो टैक्स कलेक्शन का पहली दफा जो है इख्तियारात मेयर को दिया गया है, तो इसीलिए उनके पास इख्तियारात होंगे कि वो टैक्स भी कलेक्ट करें, उसको खर्चे भी। नहीं जी, ये प्रॉपर्टी टैक्स के छोटे मोटे कुछ खर्चे अखराजात पूरे करने के लिए अगर वो दे दें, जिनसे खाली तनख्वाहें निकलेंगी, तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, देखिए दुनिया भर के अंदर जितने भी ममालिक हैं, मैं आपको एग्जांपल्स
میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ نہ تو ان کو ڈھاکہ کا قانون اچھا لگا، نہ ان کو کولمبو کا اچھا لگا، نہ ان کو دہلی کا ٹھیک لگا، نہ ان کو لندن کا سمجھ میں آیا، نہ ان کو نیو یارک کا سمجھ میں آیا، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کا بہتر ہے، نہ کے پی کا بہتر ہے، نہ پنجاب کا بہتر ہے۔ ان کے حساب سے دنیا میں جتنے بھی شہر میں نے آپ کو بتائیں وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے پاگل ہیں، ان کا دماغ خالی ٹھیک ہے۔ سو بیسکلی دیکھیں جو مال اکٹھا کرنے کا سارا نظام ہے کہ پیسہ ان کے ہاتھ میں رہے، اختیارات ان کے ہاتھ میں رہے۔ اب یہ جو ان کا میئر آئے گا وہ میئر وہی ہوگا جو 4 سال تک اس کا یہی رونا دھونا ہوگا کہ نہ میرے پاس اختیارات ہیں، نہ میرے پاس مسائل ہیں۔ اس کے اوپر آئیں گے یہ جو آپ نے بات کہی ہے، دس از اے ویری بگ ایکوزیشن آلسو۔ عبد الرشید صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گی۔ دیکھیے جو شیلا رضا صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے تو کوئی نہ کوئی، جب امینڈمنٹس کی بات آئی تھی تو انہوں نے اپنی امینڈمنٹ سامنے رکھی جب گورنر کے پاس یہ بل گیا تھا، مگر جماعت اسلامی نے نہیں رکھی، ایم کیو ایم نے نہیں رکھی۔ کیوں نہیں رکھی آپ نے اس وقت اپنی امینڈمنٹس ان کے سامنے؟ یہ شیلا رضا صاحبہ جو ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہیں۔ امینڈمنٹ جمع کی گئی لیکن انہوں نے تو موقع ہی نہیں دی امینڈمنٹ کرنے کا۔ 6 منٹ کی ڈیوریشن میں بل پیش بھی کیا گیا اور پاس بھی کر دیا گیا۔ اب یہ یہاں بیٹھ کر کے حکومت کو تو ڈیفینس کریں گی، یہ تنخواہ لیتی ہیں اس چیز کی۔ اچھا ان سے پوچھ لیتے ہیں شیلا رضا صاحبہ، کیونکہ انہوں نے بالخصوص آپ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جی نہیں وہ غلط بیانی کر رہی ہیں، ہم نے امینڈمنٹس جو ہیں آپ نے کہا کہ پریزنٹ کی تھی یا موقع ہی نہیں ملا آپ کو عبد الرشید صاحب؟ تنخواہ تو آپ بھی لے رہے ہیں، پارٹی نے آپ کو بھیجا ہے تو آپ بھی اس کی تنخواہ لے رہے ہیں اور میں بھی تنخواہ لے رہی ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رابعہ اصفر نظامی پی ٹی آئی کی 2 امینڈمنٹ تھی، وہ وہاں کھڑی تھی، پی ٹی آئی نے انہیں پیش نہیں کرنے دی۔ عبد الرشید صاحب کا عارف مصطفیٰ جتوئی کی 2 امینڈمنٹ تھی جو ٹیک اپ کی گئیں، آپ کی امینڈمنٹ مجھے سنائی نہیں دی۔ تو میں جھوٹ نہیں بولتی، اسمبلی کی عام آدمی بھی جا کر اس دن کی جو ساری پروسیڈنگ ہے نکلوا سکتا ہے، ریکارڈ ہوتی ہے، آڈیو ویڈیو دونوں۔ میں دیکھیں عبد الرشید بھائی، میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، رابعہ پچھلے 4 سالوں میں پیپلز پارٹی کا رویہ یہی رہا ہے، اپنی اکثریت کی بنیاد کے اوپر یہ بل پاس کر لیتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا جب آپ اسمبلی کے اندر منتخب نمائندوں کو نہیں سنیں گے۔ مگر عبد الرشید صاحب یہ جو بات کہہ رہی ہے ان کی بات تو سنیں کہ جس امینڈمنٹ کی آپ نے ذکر کیا اسی کے اوپر بات جواب دے دیجیے۔ میں ان کو چیلنج کرتی ہوں، یہ نکلوائیں اس دن، آواز سنائی نہیں دی جا رہی۔ جتوئی کی 2 امینڈمنٹ ٹیک اپ کی گئی ہیں اور وزیر اعلیٰ کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 2 سیٹیں چھوڑ کے رابعہ اصفر کھڑی تھی پی ٹی آئی کی، ان کے نام لیے گئے دونوں دفعہ، لیکن ان کو پی ٹی آئی نے پیش نہیں کرنے دیا گیا۔ جس وقت یہ مظاہرہ کر رہے ہیں آؤٹ آف اسمبلی بھی کمیٹی ان سے 2 مذاکرات کر چکی ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ آپ بے شک کورٹ پہ جائیں، غیر آئینی ہے تو اسٹرائک ڈاؤن ہوگا۔ ٹھیک ہے این کیو ایم کے بارے میں بھی شیلا صاحبہ آپ نے کہا کہ انہوں نے بھی کوئی امینڈمنٹس پریزنٹ نہیں کی تھی۔ ایم کیو ایم خاموش بیٹھی تھی، سارا ہنگامہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، یہ غلط بیان کر رہی ہیں۔ اچھا پھر یہ جو معاملات ہیں یہ ظاہر ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا اس وقت کہ جو منٹس ہیں میٹنگ کے وہ کیا تھے، مگر ریحان ہاشمی صاحب چونکہ ایم کیو ایم کا ذکر ہو رہا ہے، جی ریحان ہاشمی سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت آپ نے امینڈمنٹس کی جب بات کی گئی تو آپ نے امینڈمنٹ پریزنٹ نہیں کیے ریحان ہاشمی صاحب؟ دیکھیں مجھے اتنا ٹائم ضرور دیں کہ میں کنوے ضرور کر سکوں، کیونکہ ہم تو تھرو آؤٹ یہ سال سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں، میں ریکارڈ پہ لے کر آنا چاہ رہا ہوں۔ وزیر بلدیات کے آفس میں خود گیا تھا اور اس کے اوپر تقریباً ہماری ایک رپورٹ تھی جس کو ہم نے وہاں پر سبمٹ کیا تھا اور اس میں ریکویسٹ کی تھی۔ دیکھیں ٹیبل کر دیا گیا، بھائی ٹیبل کرنے سے کیا آپ کی نیتوں میں فرق آ گیا؟ ٹیبل کرنے سے کیا وہ امینڈمنٹ آپ نے کر دی، اس کو قانون کا حصہ بنا دیا؟ دوسری چیز یہ دیکھیں ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے یہ، آپ خرم نے بالکل صحیح بات کہی، یار موازنہ کیا جاتا ہے، کون سے بلدیاتی کام ہے، لیجسلیٹر بلدیاتی کام تھوڑی کرتے ہیں، آپ عادی ہو چکے ہیں ڈیولپمنٹ کے کام۔ جی ڈیولپمنٹ، جی میں بات کر لوں، جی بات مکمل کریں آپ کام۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کے کام لیجسلیٹرز نہیں کرتے، یہ کام 3rd tier آف گورنمنٹ کا ہے۔ آپ عادی ہو چکے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا کام لیجسلیٹر چاہے کسی بھی پارٹی کا ایم این اے ایم پی ہو، پارلیمنٹیرینز کا کام ہے ہی نہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے
कि वो इदारे, भाई आपने इदारे ही नहीं रखे, आपकी नीयत का आप 2013 को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो 2013 में क्यों नहीं सही किया आपने को चेयरमैन बना दिया, आपने असिस्टेंट बना दिया वजीर आला का मेयर को, और वही बिल्कुल बात वही होगी कि वही रोना धोना मचा रहेगा, चीजें होंगी नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड क्यों नहीं किया, प्रोविजनल बुनियादों पे जो कराची के डिस्ट्रिक्ट्स के पैसे हैं वो क्यों नहीं दिए जा रहे। प्रॉपर्टी टैक्स की भी कहानी बता दूं, देखिए 2018 की बात है, ये वर्ल्ड बैंक थ्रू आउट सर्विस कर रहा था। वर्ल्ड बैंक की ग्रांट है क्लिक प्रोग्राम जिसको कहते हैं, अरबों रुपए दे रहा है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का 2018 के करीब जो रिपोर्ट आया हुई तजावीज थी, और उस तजावीज में वर्ल्ड बैंक ने ये लिखा है कि डिवॉल्व करें, और प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा बहुत सारे इदारों का लिखा है। अच्छा, उसका तो आप समझते हैं ये कंपल्शन थी, जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये करना पड़ा। हाँ, ये प्रॉपर्टी टैक्स बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो बल्दियाती काम है, पहले तो आप ये माने कि बल्दियाती काम क्या कचरा उठाना है या नहीं है, क्या बल्दियाती काम पानी की तरसील, पानी की निकासी है या नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क से आपने मवाजना किया या नहीं किया। अगर ये सब चीजें नहीं की हैं तो इसका मतलब है कि आप बल्दियात को अपने पॉलिटिकल विंग के तौर पे इस्तेमाल करने की नियत कर रहे हैं। और अगर अच्छा, ये बड़े अहम सवाल है रेहान साहब, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना है, और हम यूं गए यूं आए, क्योंकि जाहिर है जवाब भी लेने हैं, खुर्रम शेरजमान साहब से भी बात करनी है। वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है लोकल बॉडीज एक्ट, सिंध का जो लोकल बॉडीज एक्ट है 2021 के ऊपर। शला रजा साहिबा, जो रेहान हाशमी साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे कि आपको बुनियादी तौर पे ये तयन करना होगा कि जो बल्दियात है उसके इख्तियारात हैं क्या पानी, क्या सेहत, क्या सफाई का निजाम जो है वो बल्दियात का है कि नहीं है। अच्छा, पहले तो मैं इनको दोनों को मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि फैसल वाउडा जो थे वो MQM के खिलाफ नैब में गए थे, वसीम अख्तर के खिलाफ, और उन्होंने ये कहा था कि 20 महीने में 16.5 अरब रुपए, ये जो 2013 वाले की बात हो रही है, जो है सिंध हुकूमत ने वसीम अख्तर साहब को दिए, जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया था कि ADP के इतने, तनख्वाहों की मद के इतने, और सेहत की मद के इतने, 20 महीने में 16.5 अरब रुपए, और वो सही इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन आज दोनों एक पेज पे आए क्योंकि दोनों को समझ आ रहा है कुछ, ठीक है। और मैं जो है वो बात आपको सीधी ये बता रही हूँ कि जब ये 2013 के इलेक्शन के बाद जब ZMCs ने कचरा उठाने से कहा कि हम नहीं उठा सकते, हमें सलाहियत नहीं है, प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है, तो इन्होंने बाकायदा जब तक ये रेजोल्यूशन नहीं पास करेंगे उसमें सिंध हुकूमत नहीं बोल सकती। इन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन पास की और कहा कि इसको आउटसोर्स किया जाए। अच्छा। फिर हुकूमत सॉलिड वेस्ट को लाई, और अभी सॉलिड वेस्ट को चेयरपर्सन यही होंगे। जो इलाके के स्कूल्स हैं, जो इलाके के हॉस्पिटल्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी मेयर की जिम्मेदारी होगी। कोई चेयरमैन, जी कोई चेयरमैन मेयर होंगे, और जो इलाकों के हॉस्पिटल्स हैं, जो वहां के स्कूल्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी लोकल गवर्नमेंट के पास होगी। तो भाई जब आप टैक्स भी खुद कलेक्ट करेंगे, आपको ADP की मद में भी मिलेगा, तनख्वाह की मद में भी मिलेगा, आपकी प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है आपकी वजह से, क्योंकि आप ही लोगों के पास से लोकल गवर्नमेंट सॉलिड वेस्ट को लाया गया कि आप नहीं कर पा रहे थे सही। तो अगर आपको 2013 के भी मसाइल हैं, तो 2013 के भी 50 सफ़े थे जिसमें आपके इख्तियारात थे, और वो अगर आप पढ़ लेते तो वो आपने काम ही नहीं किया, आप टोटल उसी में लगे रहे कि भत्ते बंद हो गए। तो असल बात यह है कि देखिए, हमने अपना राइट इस्तेमाल किया है, इनको पूरा हफ्ता अपने अमेंडमेंट्स लाने का, और अभी भी ला सकते हैं। अच्छा, जब आप कहते हैं कि अभी भी ला सकते हैं, शला रजा साहिबा, अलाउ मी नाउ प्लीज, शला रजा साहिबा प्लीज अलाउ मी। जब आप कहती हैं कि अभी भी ला सकते हैं, अगर ये हमें NFC दिला दे पूरा, 2016 से ड्यू है
एनएफसी नहीं होता, एक ऑर्डिनेंस होके हर साल पैसे दे दिए जाते हैं, जबकि इक्तिसादी मामला हर सूबे के हर साल चेंज होते हैं, वहां जाके इनकी जबान बंद हो जाती है, बिगी बन जाते हैं, मरीज हो जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं एनएफसी के मामले में, उनसे पूछते हैं शैला साहिबा, एनएफसी के मामले में इनसे पूछते हैं। खुरम साहब, चूंकि आपकी आवाज भी नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, खुरम शेर जमान साहब जो ये कह रही हैं शैला साहिबा कि देखिए एनएफसी अवार्ड हमें पूरा नहीं मिलता, हमें रकम फेडरल गवर्नमेंट से पूरी नहीं मिलती, उधर आप हमारा साथ नहीं देते, और उन्होंने आपको तफसीलन बताया है कि किस तरीके से अब इख्तियारात ज्यादा हो गए हैं, यहां तक कह दिया कि अमेंडमेंट के लिए देयर इज रूम। So why not have that conversation with the ruling party in Sindh? क्यों नहीं आप मामलात हल कर सकते? क्यों एहतजाज की तरफ जा रहे हैं? ये जो है, ये मैं आपको बताऊं कि शो का भी टाइम जाया कर रही हैं और आपके साथ भी खेल रही हैं। ये इन लोगों का काम ही यही है कि टीवी पे आके बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना और इधर की स्टेटमेंट्स उधर देना। बात असल में यह है कि देखें, ये जो फरमा रही हैं अमेंडमेंट्स के बारे में, हमें तो उस अमेंडमेंट की परवाह नहीं है जो बिल इन्होंने लाके दिया। हम तो जो असल हकूक कराची के और लाड़काना के और उसके साथ साथ सेवन के, नवाब शाह के, हम तो पूरे सूबे सिंध की जंग लड़ रहे हैं ना। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का जिक्र मैंने आपसे किया, मैंने आपसे बिल्डिंग कंट्रोल का जिक्र किया, मैंने आपसे लोकल पुलिसिंग का जिक्र किया, मैंने आपसे फरमाया कि टाउन प्लानिंग हो गई, आपसे मास्टर प्लान के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसके साथ साथ टैक्स कलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। ये तमाम चीजें कहां दी गई हैं? ये पागल है जो असेंबली के बाहर बैठ के एहतजाज कर रहे हैं, हम पागल हैं जो बैठकर हमने जो है ना यहाँ पर एक कमेटी भी तो बनी है ना खुरम साहब, एक कमेटी भी तो बनी है और वहां पे कहा गया है कि आप अपनी बातचीत करें और हम अमेंडमेंट्स जो आप सामने रखेंगे हम उसको देखेंगे। कोई कमेटी वगैरह नहीं बनी है, खाली बातें इनकी हैं। कमेटी तो बनी है ना सर, कमेटी तो बनी है ना, ये तो आपको पता है, यहाँ पे बैठे हुए इस्लामिक से 2 मीटिंग हो चुकी है। कमेटी जमात इस्लामी के साथ बनी होगी, हमारे साथ तो कोई इनकी कमेटी नहीं बनी है। उनके बातचीत हुई है, 1 घंटा बातचीत होती है जी। देखिए, हलीम आदिल शेख साहब ने कहा है, दूसरी चीज हलीम आदिल शेख साहब ने कहा, आप जवाब तो ले लें मेरा, मोहतरमा को बोले थोड़ा सा सुकून करें, अपनी बारी में बात कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि एनएफसी के बारे में आपने जिक्र किया, मैं आपको बताऊं कि इनसे पहले ये पूछें कि एनएफसी के जरिए जो इनको पैसा मिलता है, पीएफसी का क्या होगा? जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है, आज तक कभी इन्होंने पूरे सूबे के अंदर मुनसिफाना तकसीम की है? पैसा तो इनको सारा मिल जाता है, सारा पैसा जो है ना, आप इनसे पूछें जो ऑडिटर जनरल की नई बुक आई है और उसके अंदर जो फ्रॉड लिखे हुए एजी ने और उसके अंदर जो बेज़ाब्तियां लिखी हुई है, उसके अंदर जो रेगुलरिटीज लिखी हुई है, मेरी बात सुनिए, देखिए नहीं, इसलिए नहीं जाते क्योंकि एक बुनियादी सवाल मुझे करने दे, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। इस वक्त सिंध के अंदर जो सिंध प्रोविंशियल असेंबली है उसके अंदर अक्सरियत किसकी है? कौन सी पार्टी की है? इन्हीं की है, पीपल्स पार्टी की। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी की है और अगर सेंटर के अंदर आप अपने इत्तेहादियों के साथ 100 से ज्यादा बिल एक दिन में पास कर देते हैं और वो काबिल कबूल है, तो फिर सिंध के अंदर अगर ये बल्दियाती निजाम के हवाले से एक बिल जो है पास कर देते हैं तो ये इनका आईनी इख्तियार तो है ना। आई मीन कम ऑन, देखिए बहुत बड़ा फर्क है। ये जो बिल जो है ना, ये जो बिल पास कर रहे हैं, 4 साल तक इस सूबे के लोग जो हैं वो चीखते रहेंगे, 4 साल तक सूबे के लोगों की, मगर इख्तियार तो इनका है ना, वोट तो इनको मिला है ना, ये मेजॉरिटी तो इनकी है प्रोविंस में। इख्तियार का मतलब नहीं जनाब, नहीं, आगे ऊपर वफाक भी बैठी हुई है जो बाप का किरदार अदा कर रही है। इसका मतलब थोड़ी है कि अगर सूबे के अंदर कुछ सीटें लेकर आ गए तो यहाँ पर आके अपनी जो है अपने जोर के बलबूते के ऊपर इस तरह का बिल लेकर आएंगे। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो जो ऊपर बैठी हुई है, बाप का किरदार अदा कर रही है, उनको क्या करना चाहिए अगर ये बिल अमेंडमेंट्स नहीं होती तो? देखिए, एक ऑपोजिशन जो पार्टी होती है उसका ये राइट होता है कि वो पुरअमन नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा कि जी इसके ऊपर फौज बैठी हुई है, वो बात की तरह है, तो उनको क्या करना चाहिए अगर एक असेंबली जो है वो अक्सरियत से एक बिल पास कर देती है और फिर ऑपोजिशन जो है वो एहतजाज करती है, उसके नतीजे में उनको क्या करना चाहिए? थर्ड पार्टी को क्या करना चाहिए?
देखें इनकी जिम्मेदारी है कि ये बैठें और जो हमारे एतराजात हैं, जो हमारे इख्तिलाफ हैं इस बिल के ऊपर, उसको ये दूर करें। क्योंकि देखिए इसका फायदा सिर्फ कराची शहर को तो नहीं हो रहा ना, जहां से ये जीत कर आए सिंध भर में इनकी मेजोरिटी है ना, तो वहां से जो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एंड काउंसिलर जीत कर आएंगे उनको भी तो फायदा होगा, सूबे भर के लोगों को फायदा होगा ना। ऐसी सौतेली माँ वाला सलूक क्यों आप ये कर रहे हैं? मतलब क्या वजह क्या है? कोई पैसा बना रहे हैं, आपने माल इकट्ठा करना है, नोट बनाने हैं, क्या करना है आपने? एक शैला रजा साहिबा हैं, तो शैला रजा साहिबा आप जवाब दीजिए। इन्होंने एक बड़ी मुज़ेक़-खेज़ बात की कि वर्ल्ड बैंक से और उनसे क्लिक के जो मायदे हुए हैं तो वो उनकी कंपल्शन है। तो भाई सिंध का इकोनॉमिक की रिपोर्ट है कि 6ठा नंबर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एशिया में, पाकिस्तान का नहीं। तो ये मायदे हमने किए, हमारे ऊपर थोपे नहीं गए। गटर के ढक्कन लगा रही है, कर्ज लेके गटर के ढक्कन लगा रही है। चलिए अब मुकम्मल करने दे, आपकी बात मुकम्मल करने दे, उनको भी बात मुकम्मल करने दे जी। ये हाल है इनका। चलिए अब इनको बात मुकम्मल करने दे, आपकी जानिब फिर से आएंगे जी। शैला बता रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेके गटर के ढक्कन लगा रही है। चलिए अब बात उनको मुकम्मल करने दीजिए। शैला साहिबा बात मुकम्मल करें अपनी जी। वर्ल्ड बैंक ने हम पे एतमाद किया है, एशियन बैंक ने हम पे एतमाद किया है, जो हमने 802 अरब डॉलर के हमने मायदे किए हैं, तो हमने किए, हमारे ऊपर थोपे नहीं गए। जैसे आपने सिक्योरिटी पॉलिसी थोपी असेंबली उनको सूद मिल रहा है। आखिरी सवाल, ठीक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी रेहान हाशमी साहब से, चूंकि वो एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेहान हाशमी साहब, आपके साथ मुज़ाकरात हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुए हैं, आपको लगता है कि कोई राह हमवार हुई है, इस मसले का हल निकल सकेगा कमेटी के जरिए, या आप समझते हैं कि एहतजाज जारी रहेगा? देखिए मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा था, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है, अपनी बात करिए जी। मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा था कि रिकॉर्ड पर लेकर आ जाओ। मेरी भोली बहन ने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट के हवाले से, देखें सिंध सॉलिड वेस्ट को कंसीव कर लिया गया था 2013 या 14 में, जिस वक्त वो बल्दियाती दौर नहीं था, ये 8-9 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव दौर था जिसमें कंसीव कर लिया गया था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाना है। 2016 में संभाला है मेयर ने और मुंतखब बल्दियात ने इख्तियारात जो जिम्मेदारी अपनी, तो ये कंसीव हो चुका था, ये माइंड सेट है, ये समझे। और जहां तक इसकी बात है, कंसीव हो गया था, जिसने रेजोल्यूशन पास की उसको दे दिया गया। नहीं मेरी प्यारी बहन, मैं आपको रिकॉर्ड पर लेकर आ रहा हूँ ना, बहुत सारी जगह, लेकिन मैं रिकॉर्ड पर, मैं आपको काम करने दिया जा रहा था। मैं हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ, मैं टाइम लाइन से बता रहा हूँ आपको। 2013-14 में कंसीव कर लिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव दौर था, सिंध हुकूमत थी मौजूद, उस वक्त बल्दियाती इंतखाबात दूर दूर तक नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने जब बल्दियाती इंतखाबात, वक्त मेरे पास बिल्कुल कम है, वक्त की किल्लत है। आपने सवाल किया लास्ट सेंटेंस जी, कौन से बल्दियात में? अच्छा रेहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम सॉरी मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। खुर्रम शेर जमान साहब, शैला रजा साहिबा, हमें ज्वाइन किया था सईद अब्दुल रशीद साहब ने, लालचंद मली साहब ने। नाजरीन, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और बल्दियाती जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके हवाले से हमने ये प्रोग्राम तश्कील दिया था। अब एहतजाज जो है वो सिंध के अंदर जारी है। इस प्रोग्राम से तो नहीं लग रहा कि कोई हल सामने नजर आएगा, मगर उम्मीद करते हैं कि जो भी हल निकले वो आइन और कानून के मुताबिक निकले, उससे बाहर जो है वो कोई हल जो है बाप के जरिए कोई तलाश ना किया जाए। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।